नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। और कुंडली के अंदर ग्रहों की मित्रता शत्रुता पता होना क्यों ज़रूरी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब भी आप किसी की कुंडली देखोगे, उस कुंडली के अंदर आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, तो आप उस कुंडली के अंदर प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे सही से। प्रिडिक्शन करने के लिए आपको ग्रहों की योग कारकता और मारकता पता होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य के साथ कौन से ग्रह अस्त हो जाते हैं, सूर्य देवता ऐसे ग्रह हैं जो सारे ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखते हैं सिवाय दो ग्रहों के। और उसके साथ में दिशा बल क्या होता है, कुंडली के अंदर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पर्टिकुलर घर के अंदर पावरफुल होते हैं क्योंकि उन्हें दिशा बल मिलता है। और गोचर की बात करेंगे, दशा की बात करेंगे। दशा ये दर्शाती है कि आपके जीवन में अभी कौन से ग्रह की दशा चल रही है और कैसा आपका जीवन व्यतीत हो चुका है और होने वाला है। इसके साथ में दृष्टि की बात करेंगे। हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है और बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि की वजह से वो दूसरे घर के परिणाम भी देते हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो टीम में बांटा गया है ग्रहों को, एक देव की टीम है और एक दानवों की टीम है। देव की टीम में आ जाते हैं चार ग्रह, गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल। इसके अंदर से गुरु यहाँ पे सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं। और गुरु जो मेन बृहस्पति देवता है वो सबसे बड़े प्लेनेट है और सबसे एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि पूरे प्लेनेट में सबसे बढ़िया ग्रह कोई है तो वो गुरु ही है। उसके साथ में सूर्य देवता, चंद्र देवता और मंगल देवता। और यहाँ पे दानवों की टीम में आ जाते हैं शुक्र देवता, जो कि शुक्राचार्य जो है, जो दानवों के गुरु है। और शनि, राहु और केतु, ये सारे दानवों की टीम में आ जाते हैं। और एक ग्रह ऐसा है जो बीच में आता है, जो ना देव की तरफ है ना दानव की तरफ है। हालांकि उनकी दोस्ती दोनों की तरफ है, पर वो यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि बुध देवता की मित्रता गुरु से भी है, सूर्य से भी है और शुक्र, शनि, राहु, केतु से भी है। मतलब दोनों टीम से वो बना करके रखते हैं। बुध देवता एक ऐसा ग्रह है। और बुध देवता की चंद्र देवता, मंगल देवता से शत्रुता मानी गई है। और देवता की जो टीम है वो आपस में मित्र है, दानवों की टीम आपस में मित्र है। और देवता और दानवों की आपस में शत्रुता है। ये आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। जो सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया है, इसे आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये देव की टीम है और दानव की टीम है। कुंडली देखते समय आपको प्रिडिक्शन में ये चीज़ हेल्प करेगी क्योंकि आप योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखिए डिग्री क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। और 12 घर के अंदर से हर एक घर की 30 डिग्री की जगह होती है। यानी कि गुरु अगर इस घर में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो किसी के जन्म के समय पे गुरु उनके पहले घर में आए। और वहाँ पे जो डिग्री लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर गुरु के साथ में 5 डिग्री अगर लिखी हुई है, तो इसका मतलब गुरु इस घर में 5 डिग्री चले और उस व्यक्ति का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये चीज़ काम करती है। और अगर कुछ समय बाद आप कुंडली खोलोगे, गोचर खोलोगे, तो उसके अंदर गुरु आपको तो किसी दूसरे घर में मिलेंगे क्योंकि गुरु उस घर से आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु आ गए और उनकी 25 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसका मतलब गुरु इस घर के अंदर टोटल 25 डिग्री चल चुके हैं और 5 डिग्री चलना और बाकी है। जब पूरे 30 डिग्री इस घर के अंदर पूरे हो जाएंगे तब गुरु आपको अगले घर में दिखेंगे। हालांकि जिस भी कुंडली को आप देखते हो उस कुंडली के अंदर ग्रह हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। आपके जन्म के समय जो ग्रह जिस घर में बैठ गए वो उसी घर में बैठे रहेंगे। लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की कुंडली हम देखते हैं तो उसके अंदर ग्रह आगे बढ़ चुका होता है, ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है राशि के अकॉर्डिंग और गोचर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो ग्रह है वो हर घर के अंदर कुल मिलाकर के चलता है 30 डिग्री। 30 को जब आप 12 से गुणा करोगे तो आएगा 360। तो टोटल जो सारे घर मिला करके जितनी डिग्री बनती है 360 डिग्री बनती है। इस प्रकार से ग्रह जो है वो हर घर के अंदर 30-30 डिग्री चलता है। अब इससे इस टॉपिक का क्या लेना देना है, इससे इस टॉपिक का लेना देना कि सूर्य के साथ जो अस्त अवस्था है वो समझने में आपको ये मदद मिलेगी। उससे पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। जो दृष्टियाँ हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो फिक्स होती है। कोई सा भी ग्रह आप ले लीजिए, उस ग्रह की 7वीं दृष्टि हमेशा फिक्स रहेगी। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, चाहे वो गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि फिक्स है। उसके साथ में गुरु, राहु और केतु की एक दृष्टि है, यानी कि गुरु की दृष्टि है 5, 7 और 9, तो राहु केतु की दृष्टि भी 5, 7, 9 ही है। और मंगल देवता की दृष्टि है 4, 7 और 8। शनि देवता की दृष्टि है 3, 7 और 10। अब इससे दृष्टि से क्या देखते हैं हम, देखिए दृष्टि ये होती है, जैसे मान लीजिए गुरु इस घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो गुरु की दृष्टि जाएगी पहली 5वीं। 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु इस घर से 5वें घर को देखेंगे, फिर 7वें घर को देखेंगे। अगर पहले घर में बैठे तो 7वीं दृष्टि 7वें घर को देखेंगे, 7वां, 8वां और 9वें घर को देखेंगे। इस प्रकार से हर ग्रह की दृष्टि होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बुध देवता बैठ जाए 11वें घर में तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी। देखिए बुध देवता की एक ही दृष्टि होती है 7वीं। तो यहाँ से 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से सातवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी उनकी। तो ऐसे करके जिस घर में जो ग्रह बैठा है वहाँ से आपको गिनना है और 7 लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 गिनने के बाद जो घर आएगा तो उस घर पे भी उस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। तो होगा क्या कि बुध देवता यहाँ के रिजल्ट्स तो देंगे आपको, साथ में 5वें घर के रिजल्ट्स भी देंगे। इस प्रकार से दृष्टि काम करती है। और गुरु राहु केतु की एक दृष्टि है, मंगल शनि देवता की अलग अलग दृष्टियां हैं। और बाकी सारे जो ग्रह बचते हैं हमारे पास में, चंद्र देवता, सूर्य देवता और बुध देवता और शुक्र देवता, ये जो 4 ग्रह हो गए यहाँ पे बचे हुए, इन चारों ग्रहों की एक ही दृष्टि है, सिंगल 7वीं। और 7वीं दृष्टि हर ग्रह में कॉमन भी है। बस आपको याद रखनी है तो ये 3 मेन दृष्टियां याद रखनी है, गुरु राहु केतु की एक है, मंगल देवता की और शनि देवता की। इस प्रकार से आप दृष्टि याद रख पाओगे। मैंने आपको समझा दिया दृष्टि कैसे काम करती है। जो ग्रह जिस घर में बैठा है तो उस घर के साथ साथ में उस घर के भी रिजल्ट देगा जहाँ पे वो देख रहा है, जहाँ उसकी दृष्टि बढ़ रही है। इस प्रकार से दृष्टि काम करती है कुंडली के अंदर। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, कोई कुंडली को देखते हैं, तो उसके अंदर दृष्टि देखना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल अगर घर को देखोगे, घर के मालिक को देखोगे, तो उससे वो रिजल्ट तो दे ही रहा है। अगर उसके जीवन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या और भी उसको बेनिफिट्स मिलने वाले, तो वो देखी जाती है दृष्टि से। दृष्टि से घर के रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। तो ये अलग अलग घर के रिजल्ट्स वो ग्रह दे रहा है, तो रिजल्ट उसके जीवन में बदल जाएंगे। इस प्रकार से दृष्टि याद होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं गोचर की। देखिए गोचर क्या होता है, जो अभी फिलहाल प्लैनेट्स की जो पोजीशन है आज करंट टाइम के अंदर, उसे हम गोचर कहते हैं। और गोचर ये भी होता है कि जो ग्रह की राशि परिवर्तन जो होता है ना, वो भी गोचर के वजह से होता है। कि गोचर में ये भी देखा जाता है कि कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है कितने समय में। जैसे कि जो चंद्र देवता है वो 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। और हमारे जो सूर्य देवता और बुध देवता है वो आसपास ही चलते हैं। क्योंकि जब आप इस टॉपिक पे आएंगे हम सूर्य के साथ अस्त अवस्था में, उसके अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सूर्य देवता और बुध देवता आपस में चलने के कारण बुध देवता सबसे ज़्यादा अस्त हो जाते हैं। मतलब मैक्सिमम कुंडली के अंदर देखा जाएगा तो बुध देवता सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे कि वो अस्त है। ये सबसे ज़्यादा देखा गया है क्योंकि सूर्य देवता और बुध देवता का राशि परिवर्तन का जो समय है वो एक जैसा ही है, आसपास में, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दशा की ओर। देखिए दशा क्या होती है, आपके जीवन के अंदर जो भी दशा चल रही है, आप आपके जब आप कुंडली खोला, आपका चार्ट खोलोगे, उसके अंदर एक सेक्शन आएगा दशा का। उस दशा के अंदर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में जो अभी दशा चल रही है उस दशा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो कितने सारे ग्रह बैठे होते हैं अलग अलग जगह पे, आपको जो अभी रिजल्ट मिल रहे हैं ना फिलहाल, वो उस दशा के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, जैसे शनि देवता की अगर आपके जीवन में दशा चल रही है तो आपको शनि देवता से रिलेटेड ही रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि देवता अगर आपके कुंडली के अंदर 7वें घर में बैठे हैं तो आपको 7वें घर के रिजल्ट मिलेंगे। तो शनि देवता की जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये 3 घरों की रिजल्ट भी शनि देवता देने वाले हैं। और साथ में जिस घर में वो बैठे हैं उसके रिजल्ट्स तो वो देंगे ही। इस प्रकार से शनि देवता अपने रिजल्ट देंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि शनि देवता की कुंडली में योग कारक है या मारक है। योग कारकता और मारकता निकालना मैं आपको आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगा और उससे डिसाइड करते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। योग कारक है तो अच्छे रिजल्ट देगा खैर, और मारक है तो बुरे रिजल्ट देगा। और इसी के साथ में योग कारक होते हुए भी कभी कभी वो बुरे रिजल्ट देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो वो मारक हो जाते हैं। मतलब कुंडली में है तो मित्र, जो कुंडली के मालिक है उसके तो मित्र है, तो ऐसे तो योग कारक होंगे। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट गलत हो जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तब वो गलत रिजल्ट देने लग जाते हैं। तब वो मारक ग्रह में हम उन्हें गिनते हैं। कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं 6, 8, 12, इन्हें अधिकतर बुरा घर माना जाता है क्योंकि ये बुरे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये रोग ऋण शत्रु का घर है, ये मृत्यु का घर है, और ये जेल यात्रा का घर है, हॉस्पिटल के खर्चों का घर है। इसी वजह से इन तीनों घरों को बुरा भी माना जाता है। लेकिन इनके पॉजिटिव साइड भी देखे गए हैं। जो छठा घर है ये आपको देता है नौकरी, सरकारी नौकरी। 8वां घर है ये होता है डीप रिसर्च का घर। और 12वें घर से आजकल देखा जा रहा है विदेश सेटलमेंट। विदेश सेटलमेंट पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब विदेश सेटलमेंट ईजी हो गया। इसलिए 12वें घर को देखना भी एक अच्छी बात हो जाती है। मतलब 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो जरूरी नहीं आपको बुरे रिजल्ट ही देगा। अगर वो मित्र है तो आपको विदेश सेटलमेंट भी करवा सकता है। इस प्रकार से जो 3 ग्रह है ये है तो बुरे, लेकिन ये अच्छे परिणाम इनके देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक हमारा जो बच रहा है यहाँ पे, सूर्य देवता के साथ में अस्त अवस्था। देखिए हर जो ग्रह है वो सूर्य देवता से अस्त हो जाता है। मतलब सूर्य देवता एक ऐसा प्लेनेट है जो सारे ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखते हैं सिवाय राहु और केतु के। उल्टा होता ऐसा है कि राहु केतु सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगा देते हैं।
तो राहु और केतु को सूर्य देवता अस्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों को सूर्य देवता अस्त करने की क्षमता रखते हैं। अब वो अस्त कैसे करते हैं? जब कोई ग्रह किसी स्थिति में सूर्य देवता के नज़दीक चला जाए, यहाँ पे मैंने डिग्री लिखी हुई है हर ग्रह के आगे, उससे आपको समझ आ जाए कि वो नज़दीक कैसे जाएगा। अगर चंद्र देवता सूर्य देवता के 12 डिग्री नज़दीक चले गए तो वो अस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल देवता 17 डिग्री जाने पे अस्त होंगे, बुध देवता 13 डिग्री जाने पे अस्त हो जाएंगे, गुरु देवता जो है वो 11 डिग्री जाने पे अस्त हो जाएंगे, शुक्र देवता 9 डिग्री जाने पे अस्त हो जाएंगे, शनि देवता 15 डिग्री जाने पे अस्त हो जाएंगे। नहीं, 1 से लेकर के 15, 1 से लेकर के 9, अगर वो रेंज में आ गए सूर्य देवता की इतनी रेंज में, तो वो अस्त माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य देवता यहाँ पे बैठे हैं इस घर में, 10वें घर में, और उनकी डिग्री 5 है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य देवता जब इस घर में आए तो 5 डिग्री चले। अब इनमें कितना चलना बाकी है? 25 डिग्री और यहीं पे अगर चंद्र देवता बैठे हैं और उनकी डिग्री है 9 फॉर एग्जांपल, तो सूर्य देवता और चंद्र देवता के अंदर जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। 5 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 4। तो 4 जो है वो 12 से कम है, यानी कि चंद्र देवता सूर्य देवता की रेंज में आ गए। तो यहाँ पे चंद्र देवता हो जाएंगे अस्त, और अस्त अवस्था में जो चंद्र देवता है वो कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चंद्र देवता यहाँ पे अस्त हो गए सूर्य देवता से, क्योंकि वो सूर्य देवता की रेंज में आ गए। अब यहीं पे हम एक दूसरा ग्रह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं बुध देवता, जो कि सबसे ज़्यादा अस्त हो जाते हैं, क्योंकि बुध देवता और सूर्य देवता है वो आसपास में चलते। कुंडली में आप जब भी देखोगे सूर्य देवता और बुध देवता एक दो घर आगे पीछे होंगे, मतलब एक घर अगर सूर्य देवता आगे बुध देवता पीछे, या बुध देवता आगे हो जाएंगे, इसी प्रकार से वो चलेंगे, आसपास में चलेंगे, मतलब वो दूर दूर नहीं रहते हैं। और बुध देवता की यहाँ पे डिग्री है फॉर एग्जाम्पल 21, तो यहाँ पे हम 21 का मतलब क्या है कि बुध देवता इस घर के अंदर 21 डिग्री चल चुके हैं और सूर्य देवता अभी तक 5 डिग्री ही चले हैं। तो 21 माइनस से जब हम 5 करेंगे तो आएगा 16 डिग्री, और 16 डिग्री 13 से तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब बुध देवता यहाँ पे अस्त नहीं है। तो बुध देवता यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे अगर वो योग कारक है तो। सूर्य देवता चंद्र देवता को अस्त कर दिया, तो सूर्य देवता चंद्र देवता की पावर को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे चंद्र देवता के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और बुध देवता के मिलेंगे। और क्योंकि बुध देवता अस्त नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सूर्य देवता के साथ में अस्त होंगे होने वाले ग्रह उस घर में होंगे, वो आगे या पीछे वाले घर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मंगल देवता बैठ जाए और मंगल देवता की डिग्री यहाँ पे है 25, तो इसका मतलब क्या है कि मंगल देवता इस घर के अंदर 25 डिग्री चल चुके हैं, सूर्य देवता इस घर के अंदर 5 डिग्री चल चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना होगा। सूर्य देवता का अभी 25 डिग्री और चलना है, और मंगल देवता ऑलरेडी यहाँ पे 25 डिग्री चल चुके हैं। तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? अब 25 डिग्री ने और चलना है, तो 25 प्लस अब यहाँ पे 25 और। तो जब सूर्य देवता इतना चलेंगे तब जाके मंगल देवता के पास जाएंगे, तो वो अस्त कर पाएंगे उन्हें। अभी इस केस के अंदर सूर्य देवता मंगल देवता को अस्त नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप दूसरा ग्रह ले लीजिए, जैसे शुक्र देवता अगर यहाँ पे ले लें हम, और शुक्र देवता की डिग्री अब ले लीजिए 27, और शुक्र देवता यहाँ पे 27 डिग्री चल चुके फॉर एग्जाम्पल। तो शुक्र देवता को 3 डिग्री और चलने पर इस घर में एंट्री मिल जाएगी। इस घर में एंट्री मिलने के बाद वो सूर्य देवता के लगभग 5 डिग्री कम रहेंगे, तो 5 प्लस 3 8 डिग्री का केवल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इस वजह से सूर्य देवता ने शुक्र देवता को अस्त कर दिया है। और 9 डिग्री के अंदर अगर रेंज में है तो शुक्र देवता अस्त हो जाएंगे, तो इस वजह से शुक्र देवता भी यहाँ पे अस्त माने जाएंगे। इस प्रकार से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सूर्य देवता ने कौन से ग्रह को अस्त करा है या नहीं। सिंपली आपको करना क्या है, आपको ये डिग्री याद होनी चाहिए कि चंद्र देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, इन सब की क्या डिफरेंस आना चाहिए, मतलब क्या रेंज होनी चाहिए। अगर वो इस रेंज में आएंगे तो वो सूर्य देवता से अस्त हो जाएंगे। वो सूर्य देवता के सेम घर में या पीछे आगे वाले घर में होनी चाहिए। अगर वो ग्रह उन आसपास वाले घर में हैं और वो इतनी डिग्री पास हैं तो वो अस्त होने की क्षमता रखते हैं, यानी कि सूर्य देवता उन्हें अस्त करने की क्षमता भी रखते हैं, इसका मतलब। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ देख सकते हैं और सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हैं कि यार ये ग्रह तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब है, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिंपली आप फिर उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं, उसका रत्न धारण कर सकते हैं अगर वो ग्रह सही जगह प्लेस्ड है, वो मारक नहीं है तो। और उसके अलावा उनकी पावर बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष तो हमेशा धारण किया जा सकता है। कोई भी ग्रह को जब आप देखोगे कुंडली में, उसकी अगर पावर कमज़ोर है या फिर वो गलत जगह प्लेस्ड है, तो उसको
पॉजिटिव करने के लिए रुद्राक्ष उसका धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष धारण करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप हमारी वेबसाइट से भी रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। अब जो आखिरी टॉपिक बच रहा है इस वीडियो के अंदर वो बच रहा है दिशा बल का। देखिए दिशा बल सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर दिशा होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये कुंडली के अंदर दिशा हमेशा फिक्स रहती है, ये दिशा बदलती नहीं है। ना घर बदलते हैं, घर भी हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर कुछ चीज़ कुंडली में बदलती है तो वो बदलती है राशियाँ और ग्रह, जो भी समय के साथ हर कुंडली के अंदर अलग होते हैं। अगर एक कुंडली के अंदर इस घर के अंदर अगर 5 नंबर लिखा है तो वो 5 नंबर ही रहेगा, उसकी हमेशा सिंह लगन की कुंडली ही मानी जाएगी। पहले घर के अंदर गुरु और बुध देवता अगर आपको दिख जाए, मैं कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। अगर पहले घर में आपको केवल गुरु दिख जाए, केवल बुध दिख जाए, तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि मैं गुरु को दिशा बल मिल रहा है या बुध देवता को दिशा बल मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु और बुध देवता जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर से ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इसी के साथ में जब आप सूर्य देवता जब उदय होते हैं और वो जब सबसे ज़्यादा गर्मी सूर्य देवता का फेंकते हैं दिन के टाइम पे, और दिन के टाइम पे जब वो निकल रहे होते हैं तो सूर्य देवता के साथ में मंगल देवता भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि मंगल देवता भी दर्शाते हैं गर्मी को। जो तापमान होता है वो मंगल देवता को भी फेवरेबल होता है। उसी के साथ में जब सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं तो रात्रि चालू हो जाती है। रात्रि जब चालू होती है तो अंधकार उदय होता है। इसी वजह से शनि देवता की पावर इस घर के अंदर बढ़ जाती है, उन्हें दिशा बल इस घर के अंदर मिल जाता है। और शुक्र देवता और चंद्र देवता रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें भी दिशा बल मिलता है। इसी वजह से चंद्र देवता और शुक्र देवता को इस घर के अंदर, चौथे घर के अंदर दिशा बल मिलेगा। इसी प्रकार से सिंपल जो हमारा सिस्टम है, इससे आपको ये समझना है हर घर के अंदर पर्टिकुलर ग्रह को दिशा बल मिलता है। इस घर के अंदर का चंद्र देवता बैठे हैं और उनकी डिग्री 5 है, तो आप ये समझ लीजिए उनकी डिग्री से ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। 5 डिग्री ऐसे कमज़ोर मानी जाती है, और कमज़ोर के साथ में वो रिजल्ट्स पर अच्छे दिन लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे दिशा बल मिल रहा है। शुक्र देवता को इस घर में दिशा बल मिल रहा है। ये दिशा बल का इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि वो अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। अगर यहाँ पे शनि देवता मारक है आपकी कुंडली में, तो वो आपको बुरे रिजल्ट्स ज़्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें बल मिल रहा है, बस उन्हें तो पावर मिल रही है। अच्छा या बुरा वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मारक है तो आपको बुरे रिजल्ट देंगे। अगर आपकी वो कुंडली में अच्छे है, योग कारक है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में कारक रहेंगे। इतना सा सिंपल सा टॉपिक है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इस चीज़ को सीखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुंडली में और ज़्यादा प्रोग्रेस मिली होगी। कुंडली कैसे देखते हैं ये आपको और समझ आया होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फेसबुक के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।